बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के शॉर्ट लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com। इस प्लेटफॉर्म से आपको पता है कि मैं शॉर्ट लेक्चर्स की एक सीरीज़ आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है ये स्पेशल फाइनल टर्म प्रेपरेशन के लिए मैंने पहला लेक्चर जो है ना वो तैयार किया है। फाइनल टर्म प्रेपरेशन के अंदर दो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जो जिनमें से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। एक रजिस्टर्स जो है वो शिफ्ट रजिस्टर्स का टॉपिक है और एक मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है। यानी ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपका 50 to 60% पेपर होगा। इस लेक्चर में मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा और पेपर के क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा और जो पहला मेजर टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर्स वाला उसकी तफसील में आपको समझाऊंगा। मेमोरी का जो है वो बाद में इंशाल्लाह दोबारा से अपलोड किया जाएगा। तो आए शुरू करते हैं। DLD शिफ्ट रजिस्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली ये यूज़ होते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर। मल्टी बिट डाटा को टेम्परेरीली हम प्रोसेस करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी जो टेक्निकल पुर्जा इसमें यूज़ होता है वो फ्लिप फ्लॉप का है। और मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा जो है इसको हम फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं और उसके बाद किसी इनपुट के ऊपर हम जो है वो डिसाइड करते हुए वैल्यू को चेंज करते हैं। शिफ्ट का मतलब यहाँ पर ये है, हम अपने डाटा को जो है जो भी बिट्स हम फ्लिप फ्लॉप की मदद से लेफ़्ट से या राइट से हम उन बिट्स के अंदर कुछ चेंज लेकर आएंगे और उस चेंज के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। मसलन एक रजिस्टर होता है जो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर वन, वो डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, फिर वो उसे मूव करता है, डाटा को शिफ्ट करता है, डाटा को फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। जो शिफ्टिंग ऑफ बिट है फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर विद इन द रजिस्टर आर मूविंग डाटा, ये जो शिफ्टिंग होती है ना ये फ्लिप फ्लॉप की मदद से होती है। शिफ्ट रजिस्टर्स हमारे पास क्या हैं, डिजिटल सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले वो टेम्परेरी मेमोरी यूनिट्स हैं जिसको हम फ्लिप फ्लॉप की मदद से यूज़ करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो इनके ज़रिए परफॉर्म किए जाते हैं। दो काम ये करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि ये डाटा को स्टोर करते हैं और दूसरा काम ये करते हैं कि डाटा को मूव करते हैं। वो मूवमेंट जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हो सकती है या फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हो सकती है। जी समझ आई आपको बात की? फ्लिप फ्लॉप जो है ना ये बेसिक यूनिट है, यानी वो पुर्जा है जो इस्तेमाल होता है शिफ्ट रजिस्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए जो डिजिटल आप कह लें यूनिट इस्तेमाल होता है ना, जैसे गेट्स आप पढ़ के आए हो पीछे, फ्लिप फ्लॉप पढ़ के आए हो, SR लैच पढ़ के आए हो, यानी बेसिक्स तो छोटे छोटे पुर्जे हैं ना जिनकी मदद से आपका जो है वो फाइनल एक सर्किट बनता है, डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं ये हर CPU का हिस्सा होते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर्स जिस बेसिक डिजिटल से बनते हैं वो है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप हम क्यों यूज़ करते हैं? चूँकि हमने शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर दो काम करने होते हैं। अगर हमने सिर्फ डाटा को होल्ड करना होता ना फिर हम कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। हमने चूँकि इसमें दो काम करने होते हैं, एक हमने डाटा को स्टोर भी करना है, दूसरा फिर हमने डाटा को मूव भी करना है, ठीक है। तो अब इसमें जो सबसे पहली टाइप है ना शिफ्ट की, उसे हम कहते हैं सीरियल इन, शिफ्ट राइट, सीरियल आउट। ये नाम पूरा देख लें क्या है, ठीक है। ये पहली टाइप है इसकी, सीरियल इन, शिफ्ट राइट और सीरियल आउट ऑपरेशन, ठीक है। अब ये देखें ये ऑपरेशन किस तरह से काम करता है, ये डायग्राम आपको बता रही है। आपके पास 4 बिट्स हैं, इन 4 बिट्स के अंदर डाटा स्टोर होगा। लेफ्ट से जब डाटा आएगा ना तो एक बिट जो है वो राइट से आउट हो जाएगी,
यानी बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है ये, इसीलिए हम इसे शिफ्ट राइट कहते हैं कि डाटा कहाँ को मूव कर रहा है, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम जो है वो शिफ्ट राइट है। अच्छा, दूसरा सीरियल इन और सीरियल आउट क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक सीरीज में लेफ्ट से डाटा आया और उसी सीरीज में डाटा जो है वो आउट हो गया। समझ आई बात की। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है आमतौर पे वो इसका नाम लिखा होता है और कहा होता है कि इसको डिफाइन करें कि ये किस तरह से काम करता है और साथ में फिगर बनाएं। मसलन डाटा इज शिफ्टेड, देखें अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डाटा इज शिफ्टेड इन द राइट हैंड डायरेक्शन और कितना, ओनली 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है, विद ईच ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक सिग्नल, एक क्लॉक सिग्नल की पर एक बिट जो है वो टूवर्ड्स राइट जो है वो शिफ्ट की जाती है, पहला फीचर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक हमने कहा था ना दो काम करेगा, एक तो मूव करेगा, दूसरा स्टोर करेगा। स्टोर कैसे कर रहा है, डाटा एंटर्स शिफ्ट रजिस्टर सीरियली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड and after 4 clocks transition 4 bit register has 4 bit of data। लेफ्ट से ये एंटर होता है तो 4 बिट्स में मुकम्मल होने के लिए कितने क्लॉक ट्रांजिशन चाहिए होंगे, जाहिर है 4, क्योंकि एक क्लॉक ट्रांजिशन में ये एक बिट को मूव करता है। तो यहाँ पर एक आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, फिर चार, चौथी, 4 क्लॉक ट्रांजिशन हमें चाहिए 4 बिट के डाटा को या रजिस्टर को सेट करने के लिए, और उसके बाद डाटा इज शिफ्टेड आउट। अगर इसके बाद फिर क्लॉक आता है तो फिर डाटा जो है वो सीरियल वे में शिफ्ट आउट हो जाएगा 1 बिट एट ए टाइम फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द रजिस्टर इफ क्लॉक सिग्नल्स आर कंटिन्यूसली अप्लाइड। अगर वो सिग्नल आते जा रहे हैं तो जब आप 8 क्लॉक सिग्नल्स जनरेट कर लेंगे तो आपका 4 बिट का डाटा कंप्लीटली शिफ्ट आउट हो जाएगा फ्रॉम शिफ्ट रजिस्टर। समझ आ गई बात की। अब ये देखें, मतलब हम फाइनल में जाते हैं तो यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन मैं इसका दिखाता हूँ जो इससे रेलेवेंट आया होगा, कोई किस तरह वो क्वेश्चन पूछता है। देखें पूछा उसने क्या, हाउ मैनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू एंटर ए बाइट ऑफ डाटा, समझ आ रही है, सीरियली इनटू एन 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर। आपका जो शिफ्ट रजिस्टर है वो 8 बिट का है, ठीक है, और आप उसमें ना एक बाइट डाटा डालना चाहते हैं, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, यानी हम 8 बिट रजिस्टर में 8 बिट्स नई डालना चाहते हैं तो कितने क्लॉक पल्सेस चाहिए होंगे। समझ आई बात की। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो शिफ्ट 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर होता है ना, और जो सीरियली होता है वो एक क्लॉक पल्स में एक बिट को शिफ्ट करता है। तो एक बाइट में चूंकि 8 बिट्स होती हैं तो लिहाजा हमें 8 क्लॉक पल्सेस चाहिए होंगी टू एंटर डाटा फ्रॉम इनटू द लेफ्ट रजिस्टर। समझ आई बात की। हाँ जी, क्लियर हुआ ना ये देखें 2 मार्क्स का ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसी तरह अगर हम इसको और ढूंढते हैं सवाल, तो ये देखें जिसने पूछा है रजिस्टर का जो होता है ना, वो बताएं कि रजिस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। ये देखें रजिस्टर्स क्या हैं, परफॉर्म 2 बेसिक ऑपरेशन, सबसे पहले ये स्टोर करते हैं डाटा को, उसके बाद ये मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया तो पहला सवाल ही ये था कि रजिस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें वो कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी ऑपरेशन को कि वो किस तरह से रैम में होता है। अच्छा, ये तो खैर आगे आएगा हमारे पास।
ये फिर वही क्वेश्चन है, शिफ्ट रजिस्टर्स की एप्लीकेशंस बताएं क्या है, ठीक है। और इसी तरह ये उस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने। अब ये देखें, वो कहता है एक्सप्लेन करें रोटेट राइट शिफ्ट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर इस तरह का सवाल आता है तो फिर आपने ये सारी इसकी तारीफ भी लिखनी है और ये डायग्राम भी आपने बना के दिखानी है। समझ आई बात की जी? क्लियर हुआ ये? हेलो जी, ठीक हो गया। ये सिर्फ मैंने आपको अब ये एक ही दफ़ा बताना था, अब आपने खुद से देख लेना है कि इसमें से सवाल कैसा बनेगा और आपने कौन सी इन्फो याद करनी है। अब आ जाएं, उल्टा इसके सीरियल इन है और सीरियल ही आउट है, लेकिन इस दफ़ा डाटा शिफ्ट होना है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। बाकी सारी डेफिनेशन ऊपर वाली है, ठीक है। एक क्लॉक पल्स में एक एक ट्रांजिशन होती है, ये देखें, लेकिन डाटा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाता है और ईच ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक सिग्नल होती है, ठीक है। 4 बिट के लिए हमें 4 चाहिए होंगे। कंप्लीटली अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें 8 क्लॉक सिग्नल्स चाहिए होंगे। ये 8 क्लॉक सिग्नल्स कब चाहिए? जब ये खाली था बिल्कुल, ठीक है ना। पहले 4 में हमने फिल किया है, अगले 4 में हमने बिल्कुल चेंज किया है इसको। लेकिन जो क्वेश्चन था हमारे पास पिछला, उसमें ये था कि 8 बिट को आपने शिफ्ट करना है, तो 8 बिट की शिफ्टिंग के लिए हमें 4 क्लॉक्स ही चाहिए और 8 ही चाहिए, ठीक है। इसकी समझ आ गई शिफ्ट लेफ्ट की? ओके जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये दोनों जो हैं ये जे के फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट होते हैं, ये बात भी नोट करने वाली है, ठीक है। यानी किस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप से लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो हैं वो काम करते हैं, तो उसमें फ्लिप फ्लॉप तो यूज़ होते हैं, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है? जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो सीरियल रजिस्टर्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखें जी, जो अगला हमारे पास है, हाँ जी, नहीं नहीं, अब हम ये बात कर रहे हैं कि शिफ्ट रजिस्टर बनते थे फ्लिप फ्लॉप की मदद से, ठीक है। तो अब वो बता रहा है कि फ्लिप फ्लॉप की कौन सी टाइप यूज होती है सीरियल शिफ्ट रजिस्टर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप की जो जे के टाइप है ना, ये यूज होती है। ये सिर्फ एक छोटा सा एमसीक्यूज है या एक छोटी सी डेफिनेशन है कि विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड इन मेकिंग शिफ्ट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर्स। खत्म हो गए ना हमारे सीरियल इन, सीरियल यानी शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। आगे इनकी टाइप्स जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अब देखें, ये रेलेवेंट बिल्कुल कोई नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पे आपके पास आएंगे ये वाला सीरियल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन, ठीक है। ये तीसरी टाइप है इसकी, जो तीसरी टाइप का रजिस्टर है। अब इसमें देखें, सबसे पहले डायग्राम को सामने रखेंगे ना तो समझना आसान हो जाएगा। ये देखें क्या हुआ है कि 1 2 3 4 ये लेफ्ट से एंटर हो रहे हैं, लेकिन डाटा आउट राइट से नहीं होता बल्कि पैरेलल जो है ना वो राइट आउट हो जाता है। देख रहे हैं ना आप, एक एक एंटर होगा और सारी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ से आउट हो जाएंगी। समझ आ रही है बात की? अब ज़रा इसको पढ़ते हैं ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखेंगे, डाटा इज शिफ्टेड इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, ठीक है। ये लेफ्ट से एंटर होता है 1 बिट एट ए टाइम, एक बिट जो है ना वो लेफ्ट से एंटर होती है ईच ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक, एक क्लॉक सिग्नल में, ठीक हो गया। एंटर होता है डाटा कहाँ से? इन द शिफ्ट रजिस्टर सीरियली फ्रॉम राइट हैंड साइड and after 4 clock transition register of 4 bit register has 4 type of data is shifted out in parallel, यानी पैरेलल इसमें से आउट होता है और एक सिंगल क्लॉक शिफ्ट रजिस्टर हैज पैरेलल 4 आउटपुट्स। द सीरियल डायग्राम इसका ये है, देखें जी ज़रा, ये इसमें क्या आ गया, इसमें एक से इसे एंटर होगा, लेकिन जब आपके ये चारों फिल हैं
और आपने इधर से मज़ीद एक वैल्यू एंटर करनी है, तो कितने आउटपुट होने हैं? पिछले में एक आउटपुट होता था, ऐसे ही है। इसमें पैरेलल आपके 4 जो हैं वो डाटा आउट हो जाएंगे। ये फ़र्क है उसमें और इसमें, यानी ये 2 बातें इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद करने वाली हैं कि शिफ्ट रजिस्टर हैज़ 4 पैरेलल आउटपुट्स। कौन सा रजिस्टर है ये? जिसका नाम है शिफ्ट सीरियल इन और पैरेलल आउट ऑपरेशन। डाटा इसमें से उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में से ही आएगा। अच्छा, अब आगे देखें इसकी जो दूसरी। जी 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 जी। हाँ जी, देखो पहले तो एक आया ना, तो यहाँ आ गया, दूसरी वैल्यू यहाँ आ गई, तीसरी यहाँ आ गई, चौथी यहाँ आ गई। अब ये चारों फील्ड हैं आपके, ठीक। अब आपने जैसे ही एक लेफ्ट से एंटर करना है ना कोई भी बिट, तो अब होना क्या है कि इन चारों ने यहाँ से आउट हो जाना है। हाँ जी, और वो बिट जो है वो यहाँ आ जाएगी ज़ीरो में, ठीक है। तो इसका 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 फ़र्क यही है, ये देखो ना, यहाँ से देखो, 1 बिट एट ए टाइम डाटा शिफ्ट होता है एक ईच ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक के साथ। डाटा एंटर शिफ्ट रजिस्टर सीरियली फ्रॉम लेफ्ट और राइट, यहाँ पे राइट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लेफ्ट आना है। अच्छा, एंड आफ्टर 4 क्लॉक, 4 जब क्लॉक हो जाएंगे तो आपका 4 बिट रजिस्टर के पास 4 बिट्स मौजूद होंगी, ठीक है। अब जैसे ही आप शिफ्टेड एंड द डाटा इज शिफ्टेड आउट इन पैरेलल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए सिंगल, अब यहाँ पे सिंगल क्लॉक होगी तो आपके 4 के 4 बिट्स जो हैं वो आपके आउट हो जाएंगे। दिस सर्किट डायग्राम ये होगी। अच्छा, अब देखें आगे ज़रा। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल ये वाला नाम है, ये नाम आपने ज़हन में बिठा लेना है। ये सिर्फ इसमें से इतना हमने याद करना है कि ये जो 74HC164 का ये जो चिप है ना, ये सीरियल इन और पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर पे काम करता है, ठीक है। इस पूरे डायग्राम में से सिर्फ ये बात आपने याद करनी है, ठीक हो गया। एक तो ये याद करनी है, दूसरी आपने जो याद करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो इस तरह की डायग्राम्स है ना बेटा, ये आपने ना सारी कट पेस्ट कर लेनी है अपनी एक वर्ड की डायग्राम में, ठीक है। अच्छा, अक्सर पेपर में एक सवाल आता है कि ये डायग्राम बनी होती है आपके पास, ये नाम उसमें लिखा होता है 74HC, ये 3 या 4 टोटल डायग्राम्स हैं इस पूरे में, जो पूरा आपका ये है ना डॉक्यूमेंट 23 के बाद, ठीक है। अच्छा, उनके यहाँ पे नंबर में कोई ना कोई फ़र्क आएगा। अब आपको बाज़-औक़ात ये सवाल आता है कि ये डायग्राम बनी होती है और पूछा जाता है कि यहाँ पे ना लेबल कर दो इसकी इनपुट को, बस यहाँ पे जो लाइनों के नीचे ये नाम नहीं लिखे हुए, ये नहीं होते, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमने इसको बताना होता है कि Q0 Q1 से लेकर Q7 तक, और ये ए बी, और ये आपके पास CLR है और ये CLK है। अच्छा, जी, अब मुझे ये बताएं ज़रा, अगर ये वाला आपके पास हो, मतलब MSI हो, सर्किट हो, और इसको, और ये पैरेलल सीरियल इन शिफ्ट पे भी काम करता हो, तो अब ज़रा देखें, ये ए बी जो है ना, यहाँ से हम इनपुट देते हैं इसको, तो ये सारा फिल होने के लिए हमें कितने क्लॉक साइकिल चाहिए होंगे? 8, क्योंकि ये 8 बिट है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम 9th लेफ्ट इन करेंगे ना ए से या बी से, तो क्या होगा, कितने आउटपुट हो जाएंगे? ये सारे 8 के 8 जो हैं ये आउटपुट जनरेट करेंगे। समझ आई बात की? ठीक हो गया। इसको भी आपने नोट कर लेना है और थोड़ा सा इसको भी आपने रीड कर लेना है जी, इसकी वर्किंग को। ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया जी। पैरेलल इन है और सीरियल आउट है। ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ये उसका बिल्कुल उल्ट है, ठीक है। इसकी डायग्राम देखें क्या है कि ऊपर से चारों बिट्स आएंगी, ठीक है, और ये राइट साइड को निकल जाएंगे। देख रहे हैं ना आप?
उधर से क्या था कि लेफ्ट से आ रही थी और चारों आउट हो रही थी। अब इनपुट हमारे पास आएंगी तो हमारे पास आउट जो होगा टूवर्ड्स राइट होगा। ज़रा देखें आप, ये देखें, इसको रीड करें। सीरियल रजिस्टर हैज़ पैरेलल, इसमें चारों इनपुट्स जो है ना वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। Data bits are loaded into register in parallel by activating a load signal. Load signal activate होगा और चारों data bits load हो जाएंगे। Data is shifted outside serially by application of clock signal. जैसे ही clock signal अप्लाई करेंगे तो डाटा आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या नतीजा हासिल हुआ, देखना ज़रा। 10 इन 4 बिट रजिस्टर, अगर आपका 4 बिट रजिस्टर हो तो 4 क्लॉक सिग्नल्स चाहिए 4 बिट डाटा को कंप्लीटली शिफ्ट आउट करने के लिए ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर। अगर आप 4 बिट डाटा को कंप्लीटली शिफ्ट आउट करना चाहते हैं, चूंकि इसमें एक दफ़ा इनपुट होने से तो एक बिट जो है वो आउट होगी ना, तो इसलिए फिर हमें 4 बिट्स आउट करने के लिए 4 क्लॉक सिग्नल चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसमें इन, जी जी, हाँ जी, लेकिन आउटपुट एक होगी। आउट जो निकलेगी ना, आउट होगी वो एक होगी, फिर 4 आएंगी, फिर एक निकल जाएगी, फिर 4 आएंगी, फिर एक निकल जाएगी। समझ आ रही है ना? आपको 4 बिट आउटपुट लेने के लिए 4 क्लॉक सिग्नल्स की ज़रूरत होगी, लेकिन 4 बिट इन करने के लिए आपको जो है ना वो एक ही लोड सिग्नल की ज़रूरत होगी। ये देखो ना, एक ही लोड सिग्नल से चारों इनपुट जो है वो पैरेलल इन आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आउटपुट करने के लिए आपको क्लॉक सिग्नल चाहिए। ये फ़र्क देखो ना, एक क्लॉक सिग्नल से एक बिट जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी, एक लोड सिग्नल से क्या होगा, चारों बिट्स पैरेलल लोड हो जाएंगे। समझ आ गई बात? जी जी जी, ये हो गया, ये डायग्राम आपने बनानी होगी, ठीक हो गया। ये देखो, अब वहां पे 74HC164 था ना, ये 75 है, ये शक्ल चेंज हो गई है उसकी, ठीक है। ये 8 बिट का रजिस्टर है। अब इस तरह वो बना हुआ हो सकता है और वो कहेंगे कि जी इसके अंदर जो है ना इसकी लेबलिंग कर दें, तो ये लेबलिंग हमने याद करनी है। वहाँ ए और बी था, यहाँ Q7 Q8 है, वहाँ Q0 से Q7 था, ये D0 से D7 तक है, और ये वाले सिग्नल भी अब चेंज्ड हैं उसकी निस्बत, ठीक है। नहीं, हमने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, वैसे तो ये शिफ्ट है, ठीक है ना। तो सीरियल है ये, और ये क्लॉक है, और ये दूसरे हैं। लेकिन ये देखो ना, अगर आप पीछे आके उसकी डायग्राम देखो तो उसमें और इसमें क्लियरली फ़र्क है, ठीक है। और अगर हम फाइनल टर्म पेपर को देखें 74HC, मेरा ख्याल है अगर ये सर्च कर लेगा, वरना तो शायद HC देखें, अगर ये नहीं, इसने चूंकि वो इमेज के तौर पे बना हुआ है ना, तो इमेज में ये देखो, ये लिखा हुआ है ना 190, यू आर गिवन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस वन, ठीक है। डाउन अप काउंटर है, ये काउंटर है, ये 33 से पहले का टॉपिक है। एक्सप्लेन द फंक्शन, इसका कहते हैं फंक्शन बताना। तो इसका फंक्शन हमने कैसे बताना होता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी इनपुट्स के नाम, यहाँ पे लिख देंगे इसकी आउटपुट्स के नाम, और उसके बाद हम बता देंगे कि इसकी इनपुट्स इस तरह से आएंगी और मैक्स और मिन का फंक्शन काम करते हुए ये आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये 5 से 7 डायग्राम्स हैं टोटल ना, जिनके इनपुट आउटपुट भी हमने याद करने हैं, और उसके बाद हमने इसके फंक्शन को जो है ना वो देखना है कि वो क्या है। अच्छा जी, आगे आ जाएं। अच्छा जी, आखिरी है मेरा ख्याल है ये, नहीं इसके बाद आएंगे वो दूसरे। पैरेलल इन और पैरेलल आउट, बिल्कुल ये सेम हो गया जी। इसमें क्या है, रजिस्टर हैज पैरेलल इनपुट एंड पैरेलली आउटपुट, डाटा इज एंटर्ड इन पैरेलल
बाई ए सिंगल क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स होगी, चारों बिट्स एंटर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और latched, data is latched by flip flop on the clock transition and is available in the flip flop output। एक ही क्लॉक पल्स से डाटा इन भी हो जाएगा और डाटा आउट भी हो जाएगा। द इंटरनल सर्किट, ये हमारे पास ऑपरेशन है पैरेलल इन का। तो एक क्लॉक सिग्नल में क्या होगा, चार की चार बिट्स आपकी इनपुट हो जाएंगी और चार की चार बिट्स जो हैं वो आपकी पैरेलल ही आउट हो जाएंगी। समझ आ गई इसकी भी, ये आसान है उनसे जी। शिफ्ट ऑपरेटर्स में होता था ना, वो लेफ्ट से डाटा आता था राइट को जाता था, ठीक है, या राइट से आता था और लेफ्ट को मूव करता था सीरियल में। ठीक है, द पैरेलल इन आउट रजिस्टर यूजुअली डज नॉट अलाउ एनी शिफ्ट ऑपरेशन। ये शिफ्ट नहीं कर रहा डाटा को, ये इनपुट कर रहा है और आउटपुट कर रहा है। शिफ्ट में तो ये था ना कि एक बिट आपकी जो है ना वो टूवर्ड्स राइट या लेफ्ट मूव करती थी, या जो है ना वो आउट मूव करती थी। जब हमने सीरियल इन और पैरेलल आउट पढ़ा था तो एक इनपुट आई थी और चार आउटपुट हुए थे डाटा। ठीक है, इसमें आप देखें टूवर्ड्स लेफ्ट या राइट कोई मूवमेंट नहीं है, सिंपली चार इनपुट्स आई और जो पहले चार थी वो आउट हो गई। ये पैरेलल इन और पैरेलल आउट है जी आपके पास। ठीक है जी, इसके लिए देखें जी आपके पास क्या है, 195F है, ये देखो उसी तरह की डायग्राम है ना। और अब आपने इसकी फंक्शनैलिटी को जो है ना वो, ये इसकी टोटल फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। ये इतनी इतनी जो है ना, इसमें से जितनी लाइनें जहन में आती हैं याद करनी है वो हमने कर लेनी है। ये बात वही लिखी हुई है, सिर्फ इनके नाम उसने दे दिए हैं आपको। ये देखें, 4 बिट पैरेलल रजिस्टर आउट रजिस्टर, इट आल्सो हैज़ ए सीरियल इन इनपुट, ये आपकी है जी सीरियल इन इनपुट। द रजिस्टर कैन आल्सो बी यूज्ड इन सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, देयरफॉर Q3 इज यूज्ड एज सीरियल आउट। और ये आ गया J एंड K इनपुट आर यूज्ड, ये हमें जो है ना वो 95 94 ये हमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे सारे। ये 94 वाला आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ गए हमारे पास रोटेट रिंग ऑपरेशंस। ये नए मतलब शिफ्ट रजिस्टर्स ही हैं, लेकिन ये उनकी थोड़ी सी एडवांस टाइप आ गई हैं, ये शिफ्ट वाले ही। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, रोटेट राइट है इसका मतलब। इसमें अगर हम शक्ल से देखें तो लेफ्ट से इनपुट आ रही है और जो आखिरी बिट थी ये आउट होके और दोबारा लेफ्ट की तरफ से इन हो रही है। ठीक है, तो ये यही हो रहा है ना, देखो यहाँ से ये आउट हो रही है और यहाँ से ये इन हो रही है, इसीलिए रिंग कह रहे हैं ना। ये देखो ये एक रोटेट बन गया। तो सीरियल आउटपुट ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू, ये देखो सीरियल आउटपुट ऑफ ए रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सीरियल इनपुट ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, इसकी जो आउटपुट है इसको कनेक्ट कर दिया गया है इनपुट के साथ बाय अप्लाइंग क्लॉक पल्सेस। जब हम क्लॉक पल्स लगाते हैं तो डाटा इज शिफ्टेड राइट। हुआ क्या, यहाँ पे 0 1 1 0 था, आपने एक क्लॉक लगाई, ये 0 इधर से निकल के ये सारे इधर मूव हो जाएंगे और ये यहाँ पे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखें ज़रा, ये आपके पास है 1 0 1 0। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके ऊपर शिफ्ट लगाएंगे, शिफ्ट ये वाला रिंग वाला लगाएंगे, तो होगा क्या भला, ये 0 राइट से निकलेगी, लेफ्ट पे आके एंटर हो जाएगी और ये जो 1 है ये और 0 और 1 जो है ना ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। समझ आई बात की, ये वाली जो 0 थी ये यहाँ से निकली और घूम के इसके लेफ्ट पे ऐड हो गई और ये 101 जो है ये आगे की तरफ हो जाएंगे। अगर एक दफ़ा और क्लॉक पल्स आई तो फिर क्या होगा भला, फिर ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये 0 1 0 जो है ना ये राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। समझ आई बात की,
हाँ जी, बस आप देखें, नहीं ये है रोटेट राइट ऑपरेशन, ठीक है। ये इसकी भी 2-3 आगे आएंगी हमारे पास ना। रोटेट राइट के बाद आए रोटेट लेफ्ट आएगा जी। हाँ जी, ज़ाहिर है क्लॉक पल्स वही एक क्लॉक सिग्नल जैसे ही होगा तो डाटा शिफ्टेड आउट ऑफ सीरियल आउट पिन एट राइट हैंड साइड इज रीसर्कुलेटेड बैक इनटू द शिफ्ट रजिस्टर इनपुट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो ये आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं और उसके नीचे आपने इस तरह की डायग्राम बनानी। इसके उल्टा है रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट में क्या है ये देखें, ये उल्ट से आ रहा है, ठीक है। आउटपुट ऑफ रजिस्टर इज रोटेट लेफ्ट में जो आउटपुट होती है रजिस्टर की टू द सीरियल ऑफ द रजिस्टर से ही जोड़ दी जाती है। ये लाइन पहले वाली लाइन जैसी है, लेकिन बाय अप्लाइंग क्लॉक पल्स डाटा इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होगा कि आपकी इनपुट राइट पे है, इनपुट इधर है, आउटपुट इधर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ऐसे घुमा के इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे, शिफ्टेड आउट फ्रॉम द लेफ्ट होगा, ये शिफ्टेड आउट फ्रॉम द लेफ्ट। इसकी भी समझ आ गई जी। ये देखें, ये इसमें मतलब अगर हम इसको ROTA रोटेट को देखें तो ये देखें उसने कहा हुआ है कि रोटेट राइट ऑपरेशन है ना, जो इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर दें। इसका मतलब क्या है कि हमने सिंपल जो रोटेट राइट है ना, ये इतना पोर्शन हमने बनाना है, ये हमारा ये क्वेश्चन है। समझ आ गई बात? ओके जी। उसके बाद आ जाते हैं जी आगे हम शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स के हवाले से। जो शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स हैं हमारे पास, दे आर बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर्स कनेक्टेड टू परफॉर्म रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट। यानी जो रजिस्टर लेफ्ट वाले हैं और जो रोटेट राइट वाले हैं, इनको हम शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स भी कहते हैं। होता इसमें क्या है ये देखिएगा, when data is rotated through register counter a specific sequence of state is repeated। इसमें दो दो तरह से हम जो है ना वो रोटेट करते हैं, एक को जॉनसन काउंटर कहते हैं और एक को हम रिंग काउंटर कहते हैं। यानी एक हमारे पास जॉनसन काउंटर है और दूसरा हमारे पास जो है वो रिंग काउंटर है। अब ये देखें, आपके पास है 000, आपकी क्लॉक पल्स 0 1 के ऊपर क्या हुआ, आपने लेफ्ट से एक 1 ऐड कर दिया, दूसरे पे 2 ऐड कर दिए, फिर तीसरे पे 3 ऐड कर दिए, चौथे पे आपने 4 ऐड कर दिए। अब चारों फिल हो गए आपके, ठीक है। अब आपने जब 5वें पे आए तो आपकी देखें एक 0 आपने ऐड किया है और ये 3 1 जो है ना ये आगे की तरफ मूव कर गए, फिर आपने 2 0 ऐड कर दिए, फिर आपने 3 0 ऐड कर दिए। ये टेबल है आपके जॉनसन काउंटर का, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जी कि जॉनसन काउंटर का जो है ना वो टेबल बना के दिखाएं। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझ लें आप। जॉनसन काउंटर जो है वो हर क्लॉक पल्स के साथ लेफ्ट से 1 को ऐड करता है, ठीक है। अब इसको समझ रही है ना आप। जॉनसन काउंटर में जो पहली क्लॉक पल्स होती है, चारों बिट्स जो होती हैं वो 0 होती हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक पल्स के साथ जो है वो एक 1 जो है ना, अच्छा बाज़ औक़ात इसको लिखा होता है कि जब 1 करते हैं ना तो लिखा होता है कि बिट को सेट कर देता है, यानी लफ्ज़ यूज़ होता है सेट या नॉट सेट। ये देखो, इन जॉनसन काउंटर Q output of last flip-flop or register is connected to the data input of the first flip-flop। इसके साथ हम इसको जोड़ देते हैं। The circuit of 4-bit D flip-flop based, इसमें जो flip-flop यूज होता है वो D है, is shown in figure 34.16। हमारे sequence of states are implemented by a n-bit जॉनसन जो कि 2n पे होती है और इसकी 8 स्टेट्स जो हैं वो 5 बिट में किस तरह से हैं वो टेबल में बताई गई हैं।
बस ये टेबल ही हमने बेटा इसका ज़हन में रखना है। इस टेबल की फॉर्मेशन देख लो क्या है, बस ये ज़हन में रखना। अगर आपका जो फ्लिप फ्लॉप, अगर आपका जॉनसन जो रजिस्टर है वो 3 बिट का है, तो आपका जो टेबल है वो 2 raised to the power n कितने का बनेगा जी? आपका 8 स्टेट्स उसकी बनेगी टोटल। और ये स्टेट्स कैसे चेंज हो रही हैं ये अब आप देख लें जॉनसन की ना, प्लीज़ इसको समझ लें कि ये टेबल अब आपकी समझ में आ गया, आप कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 ये स्टेट्स हैं आपकी। पहली पल्स पे सारी की सारी जो है ना वो 0 हैं, और उसके बाद हर एक पल्स के साथ आप लेफ्ट से 1 पुश करती जाएंगी, ठीक है। यानी आप ऐसे समझे मैंने लेफ्ट से 1 एंटर कर दिया तो ये जो 0 थी ये निकल गई, ठीक है। फिर आपने एक और एंटर कर दिया, फिर 2 0 दूसरी निकल गई, फिर आपने एक और एंटर किया, समझ आ रही है। चौथी पल्स पे आके चारों ऐड हो गए। अब ये चारों सेट हैं। अगर ये चारों सेट हैं और आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स लोगे तो क्या होगा कि लेफ्ट से आपकी 0 जो है ना वो एंटर होगी, और ये 3 आ गए, फिर 2 0 और फिर ये 3 0। यानी ये आपका टोटल एक टेबल बन जाएगा जो जॉनसन काउंटर का 4 बिट टेबल कहलाता है। समझ आ गई? काउंटर डायग्राम इसकी नहीं आनी, ठीक है। अगर इसका आएगा तो जॉनसन काउंटर टेबल आपने ड्रॉ करना होगा, बस टेबल आपको बनाना आना चाहिए कि जॉनसन काउंटर का टेबल कैसे बन रहा है। इसको रट्टा नहीं लगाना, 0 0 आएगा 1 0, ऐसे नहीं करना। इसकी लॉजिक को समझेंगे, हाँ बस ये बात ध्यान में जॉनसन काउंटर की बिठा लें। अब रिंग काउंटर जो है इसका देखें, जो दूसरा हमारे पास आ गया वो रिंग काउंटर है, ठीक है। ये सिमिलर है जॉनसन काउंटर के, एक्सेप्ट इसके क्या है कि इसकी जो क्यू आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप है ना, ये शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द डाटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इतना हिस्सा आपने ये याद कर लिया, और टेबल इसका कैसे कनेक्टेड है ये देखें जरा। इसका टेबल देखें जी, आपके पास ये पल्स क्लॉक 0 पे ये 1 1 है और 3 जीरोज हैं, ठीक है। और जब 1 पल्स हुई तो लेफ्ट से 1 0 ऐड हुई, 2 पे आए तो 2 जीरोज ऐड हो गई, और 3 से आए तो फिर 0 इसके अंदर जो है ना वो ऐड होती चली जा रही। असल में हो पता ये क्या रहा है, हो पता क्या रहा है, ये देखो ये 0 यहाँ से निकली और यहाँ ऐड हो गई, ठीक है। देखा, फिर उसके बाद ये 0 यहाँ से निकली और यहाँ ऐड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट पे 0 थी, ये यहाँ से निकली और यहाँ पे ऐड हो गई। समझ आ रही है ना? ये जो हमने रोटेट वाला नहीं पढ़ा, तो इसीलिए इसको रिंग काउंटर कहते हैं ना। ये देखो ना कि इसकी आउटपुट जो है वो रिंग की सूरत में है, जो लास्ट इसकी आउटपुट होती है उसको हम जोड़ देते हैं किसके साथ? फर्स्ट इनपुट के साथ। यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये देखें, Q output of last flip flop of shift register is connected to the data input of first flip flop। अच्छा, इसी तरह जो इसकी आउटपुट थी है, ये देखो आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द डाटा इनपुट। कर ये भी रहा है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? नॉट। क्या लिखा हुआ है? क्यू नॉट है ये। तो इससे क्या होगा, ये उल्ट करेगा उसकी वैल्यू को। मसलन इसने इस शिफ्ट को निकाला ये 0 को, ठीक है, तो इसको नॉट किया तो ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राइट पे ये 0 निकाली, नॉट किया तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर राइट किया तो ये वाला शिफ्ट नॉट हुआ तो 1 हो गया। उसके बाद ये शिफ्ट है, इसको नॉट किया तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब किसने निकलना है? इस 1 ने निकलना है। ये 1 जब निकला तो नॉट होके यहाँ पे 0 आ गया। फिर इसी तरह ये इस तरह करके आप इसको याद कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि एमसीक्यूज में इनके क्वेश्चन आते हैं कि आपको कहा जाएगा कि ये जॉनसन काउंटर में अगर 1100 हो तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के बाद इसकी क्या आउटपुट होगी। समझ आ रही है ना? तो फिर आपने जॉनसन में क्या करना है, इस 0 को ला के
जब लेफ्ट पे एंटर करना है तो आपकी वैल्यू ये बन जानी है। समझ आ रही है बेटा? इस तरह आपने इसको ज़हन में बिठा लेना है, जॉनसन काउंटर को भी और फिर रिंग काउंटर को भी। ठीक हो गया जी? कहाँ लिखा हुआ है 00? नहीं नहीं नहीं, आप ज़रा इसको इस तरह से समझें। एक आपको ना प्रैक्टिस करवाता हूँ जो हमें अभी हमने खोला हुआ था। आपके पास फ़र्ज़ करें कि ये वैल्यू है जॉनसन काउंटर की, ठीक है? तो नेक्स्ट पल्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताएं। हाँ हाँ, 0। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। ये जॉनसन काउंटर की वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है? अच्छा, इसी तरह अभी अभी हमारे पास क्या है, ये देखें, ये 1101 है। अगर हम इसके ऊपर रिंग काउंटर लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी? वो ही 1 इधर आ जाएगा, लेफ्ट राइट। हाँ, 111 और 0, ये आपकी रिंग काउंटर के बाद की वैल्यू होगी। समझ आ गई बात की या नहीं? ठीक है। अब अगर वो टेबल बनाने के लिए कहते हैं, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि इसके ऊपर जो है ना वो 4 पल्सेस लगाओ रिंग काउंटर की, तो हम इसके ऊपर 4 पल्सेस लगा देंगे। ये हमारी 0 पल्स होगी, ठीक है? ये हमारी 1 पल्स हो गई। फिर इसी तरह हम इसके ऊपर जब 2 पल्स लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू रिंग काउंटर में हमारे पास क्या बनेगी जी? रिंग काउंटर में बनेगी 0 1 1 1, ठीक है? और जब हम इसके ऊपर 3 पल्स लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? वो राइट मोस्ट 1 0 और डबल 1 हो जाएगी, ठीक है? और इसी तरह जब हम इसके ऊपर 4th पल्स लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1, इसके बाद 1 0 1 हो जाएगी। समझ आई बात की या नहीं? और आप देखें 4 पल्सेस के बाद ये दोबारा अपनी इनिशियल वाली वैल्यू पे चला जाएगा जहां से इसने स्टार्ट लिया था, ठीक है ना? क्योंकि चारों रोटेट हो गई ना, चारों रोटेट होके आ गई। समझ आ गई इनकी? आगे देखें जी। एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी ये है, सीरियल को अगर हम पैरेलल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर बेस्ड पैरेलल टू सीरियल एंड सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर्स जो है ना, ये हमने डिस्कस किए थे। ये कन्वर्टर क्या होते हैं? सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल। अच्छा, सीरियल में ये होता है कि आपके पास बिट ऑफ स्ट्रीम आ रही होती है, ठीक है? तो आप उसको पैरेलल में चेंज करना चाहते हैं। और पैरेलल में ये होता है कि पैरेलल आ रहे होते हैं, आप उसको स्ट्रीम में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? यानी आपके पास ये इनपुट आ रही है पैरेलल, 4 इनपुट आपके पास आई हैं। ये इनपुट आपके पास आप समझें ये 1 1 1 ये चारों आई हैं, लेकिन आपने इसको जो ट्रांसमिट करना है ना वो सीरियल में एक एक करके करना है, एक दूसरे के पीछे, ठीक है? सीरियल इन, और ये कन्वर्टर आम तौर पे हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, आम जिंदगी में हम इनको यूज़ करते हैं। ये आजकल आप देखो कि लैपटॉप के पीछे कितने सारे कन्वर्टर्स लगे होते हैं जी। वीजीए है, इसको एचडीएमआई में हमने कन्वर्ट करना है, या प्रोजेक्टर है उसको वाईफाई में कन्वर्ट करना है, या फलां किस्म का माउस है उसको हमने यूएसबी बनाना है, ठीक है ना? तो ये अक्सर कन्वर्टर्स जो है ना ये बनते हैं। तो जो पहली एप्लीकेशन है मल्टीप्लेक्सर, एक ख़ास पुर्जा होता है जो ज़्यादा इनपुट को सिंगल में चेंज करता है, ठीक है? यानी इनपुट्स 5 होंगी तो वो एक आउटपुट देगा, ये मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। डी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि ये एक इनपुट लेगा और उसको फिर जो एक के अंदर 4 डिफरेंट पैक की हुई थी ना उनको लैदा-लैदा कर देगा, ठीक है? ये मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन है। मज़ीद जब आप इसको यानी टेक्निकल अल्फाज देखेंगे तो ऊपर कहीं ना कहीं लिखे होंगे, इनकी बाकायदा डेफिनेशन लिखी होगी, लेकिन अगर मैं आपको गूगल करके दिखाऊं तो बिल्कुल आसान है इनकी डेफिनेशन। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डी मल्टीप्लेक्सर, ये देखें शक्ल बनी हुई है ना कि इसमें इनपुट हमारे पास आएंगी 4 और आउटपुट जाएगी 1, ये मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है? और ये मल्टीप्लेक्सर है, ये 4/1 का मल्टीप्लेक्सर है। 4 आई फॉर इनपुट, 4 इनपुट लेगा और 1 आउटपुट देगा।
ठीक हो गया। और जब हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इसके उल्ट हो जाएगा कि उसको जी ये पैरेलल आ रही है किस्म की, ये पैरेलल आ रही है और ये सीरियल बन के जा रही है, समझ आ रही। ये देखो ना, 4 इनपुट आई और एक दूसरे के पीछे जा रही है ना, यहाँ पे जा तो 4 ही रही है लेकिन एक लाइन में कैसे जाएंगी 4, उसने I1 I2 I3 को आगे पीछे करके रख दिया, तो ये कन्वर्ट हो रहा है ना, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है। ठीक है। और जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है वो सीरियल टू पैरेलल करता है, उसके अंदर जो आ रहा होता है वो हमारे पास अगर आप उसको देखो ना तो ये क्या है, ये आपके पास जो इनपुट आ रही है ये सीरियल है, यानी इसमें 4, ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर 4 किस्म की जो है ना वो आउटपुट्स आ रही हैं, और ये इसको अलहदा करके एक को इधर भेज देगा, तो ये क्या कर रहा है, ये सीरियल आ रही है और ये क्या भेज रहा है, पैरेलल भेज रहा है। 4 इकट्ठी कर दी ना उसने, गौर से देखो ना। तो ये अब देखो, यही चीज़ हम शिफ्ट रजिस्टर्स में पढ़ के आए हैं कि शिफ्ट रजिस्टर्स में हम पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल इन और पैरेलल आउट जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन इन शिफ्ट रजिस्टर्स की क्या है कि इसकी मदद से मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स जो है ना वो बनाए जाते हैं, और ये हमने पीछे पढ़े हुए हैं, पहले पढ़े हुए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर रिक्वायर रजिस्टर्स to store the parallel data that is converted into serial data and parallel data which is obtained after converting serial data। समझ आ रही है। तो एक पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर लगेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। और जब आप सीरियल इन पैरेलल आउट लगा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा डी मल्टीप्लेक्सर। अच्छा जी, दूसरी जो है वो कीबोर्ड एनकोडर की है। ठीक है। कीबोर्ड एनकोडर सर्किट वाज डिस्कस्ड अर्लियर। 0 to 9 digits was encoded by BCD encoder. Pressing any key enables the corresponding input and outputs as 4-bit BCD आउटपुट। जी हम कीबोर्ड को कैसे बनाते हैं कि हम एक बटन दबाते हैं ना, तो कीबोर्ड के ऊपर जो होता है क्या होता है कि उसके उस बटन के अगेंस्ट 4 या 8 बिट का कोड बन के जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र होता है। ये कीबोर्ड का इनकोडर होता है कि आप कीबोर्ड कीज़ को बनाते हैं, जैसे ही प्रेस करते हैं ये बीसीडी इनकोडर, पीछे हम पढ़ के आए हैं बीसीडी जो होता है ये 4 बिट का इनकोडर होता है, और इसमें टोटल डिजिट्स जो हम कोड करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 इनकी कोडिंग की हुई है, ये मिल जाते हैं बीसीडी कोड के ना, ये ऊपर एक पूरा टेबल दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है उन्होंने। तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास, तीसरी जो एग्जांपल है ये है PSL यानी प्रोग्रामेबल सीक्वेंशियल लॉजिक जी। अर्लियर PLD डिवाइसेस वर डिस्कस्ड, ये हमने पहले मतलब पढ़े हैं, पर एंड देयर कॉम्बिनेशनल मोड्स वर डिस्कस्ड, वो किस तरह से काम करते हैं। PLD डिवाइसेस कैन बी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड और गेट, and PLD device is used to implement excitation input from memory element। ठीक है। तो आपने इसको भी देख लेना है, याद इसमें से देख लेना है कि आपका कौन सा रजिस्टर किसके अंदर जो है ना वो जाके यूज़ होता है। यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा होगा कि फ़लाँ शिफ्ट रजिस्टर जो है वो इसके अंदर यूज़ होता है। वो हमारा बन, ये एग्जाम्पल तो दी है उसने पुरानी कि 3 बिट काउंटर जो है ना वो हमने पढ़ा था पहले। ठीक है। एक 3 बिट काउंटर जो है ना वो जे फ्लिप फ्लॉप की मदद से या डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से आपको पढ़ाया गया है पहले पिछले लेक्चर्स में, ये उसका एक टेबल था। ठीक है। अच्छा, जे फ्लिप फ्लॉप का जो टेबल होता है काउंटर का वो हम इस तरह से बनाते हैं, हम उसमें प्रेजेंट स्टेट देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देते हैं, और उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट, यानी 3 चीज़ें हम मेंशन करते हैं काउंटर को शो करने के लिए। ठीक है। अब इसमें, अच्छा इसमें आपके पास ये गिवन होता है, ये चीज़ बनानी नहीं होती, ये गिवन होती है कि आपके पास ये वाली स्टेट्स हैं, इसके मुताबिक आप आगे बताएंगे कि आगे आपको एक इनपुट दी जाएगी और उस इनपुट की बुनियाद पे आपने फिर आउटपुट बतानी होती है। ये स्टेट टेबल दिया जाता है। जो इसमें जो चीज़ असल में ये वो पिछली एग्जांपल समझा रहा है
कि इस तरह जब x को 0 इनपुट होगी तो आपकी प्रेजेंट स्टेट पे ये आएगा, जब x की इनपुट 1 होगी तो आपकी स्टेट जो है ना वो ऐसे चेंज होगी। बेसिकली ये वो चीज़ बता रहा है कि एक आपके पास कोई भी एक मशीन है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक मशीन है वो ना इस स्टेट के अंदर है 000 के अंदर। मैं आपको ज़रा इसको समझाता हूँ ज़रा कि एक मशीन है उसके अंदर ना 000 है, ठीक है। जब हम उसको, ये उसकी स्टेट है और यहाँ पर जब हम उसको इनपुट करते हैं ना x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो कहता है कि जब इनपुट x 0 किया जाता है ना तो इसकी स्टेट चेंज होके 001 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक उसने बताया कि अगर उसकी स्टेट 001 है और उसको x इनपुट किया जाए तो उसकी स्टेट 010 हो जाती है, ठीक है। फिर वो बता रहा है कि अगर उसकी स्टेट 010 है और उसको फिर x इज इक्वल टू 0 दिया जाएगा तो उसकी स्टेट जो है ना वो ये हो जाएगी। इस बात की समझ आ रही? यानी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक मशीन है जो फलां इनपुट के ऊपर अपनी करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में कैसे जाती है। इस तरह हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी भी मशीन को या काउंटर को, ठीक है। हेलो, अच्छा, अब ये चीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होता है ना उसको हम डिफ़ाइन कर सकें मुख्तलिफ तरीक़ों से। सीक्वेंशियल सर्किट को डिफ़ाइन करने के 3 तरीके हैं। एक तो है कि आप स्टेट टेबल के ज़रिए उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप स्टेट डायग्राम के ज़रिए भी उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप एबल लैंग्वेज जो हमने पढ़ी है पीछे, उसके ज़रिए भी आप स्टेट सीक्वेंशियल सर्किट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एबल लैंग्वेज के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, एक इफ़ देन एल्स की मदद से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और दूसरा आप गो टू स्टेटमेंट के ज़रिए जो है ना वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है, जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, मतलब 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक इसकी करंट स्टेट होती है, ठीक है, और उसके बाद एक सर्टेन इनपुट के ऊपर इसने नेक्स्ट स्टेट में जाना होता है। दिस इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। हर वो सर्किट, हर वो मशीन जो करंट स्टेट से किसी इनपुट के आने के बाद नेक्स्ट स्टेट में जाती है, इसे हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। और इसकी मिसाल है मीले मशीन, पीछे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, मोरे मशीन हम पढ़ के आए हैं, ये भी इसी की एग्जांपल है। और इसी तरह जो हमने 3 बिट काउंटर पढ़ा था, ये भी इसी की एक मिसाल है। बात की समझ आ गई आपको? सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है उसकी एग्जांपल्स भी हमने कर ली, मीले मशीन, मोरे मशीन। एक सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है उसमें एक करंट स्टेट होती है और एट गिवन इनपुट जो होता है हमने एक नेक्स्ट स्टेट बनानी होती है। सवाल पेपर में आता है जी कि आप एक सीक्वेंशियल सर्किट जो है ना वो बना के दिखाएं, एक सीक्वेंशियल सर्किट बना के दिखा दें आप विद एनी एग्जाम्पल, ठीक है, और आप उसका टेबल बना के हमें दिखा दें, ये सवाल पेपर में आ जाता है। तो अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हम एक तो उसकी करंट स्टेट बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी एक नेक्स्ट स्टेट बताएंगे, नेक्स्ट स्टेट, ठीक हो गया, और उसके बाद हम उसकी एक जो है ना वो इनपुट बताएंगे। और बल्कि इनपुट जो है ये यहाँ पे आएगी कि इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो किस इनपुट के तहत होगी, हम इनपुट इसे क्या करेंगे तो उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है ना वो क्या होगी। जब हम उसको इस तरह से स्पेसिफाई करके एक टेबल बना देंगे ना तो ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। हम कह देते हैं जी कि इनिशियल स्टेट उसकी 000 है और जब x की वैल्यू 0 आती है ना तो उसकी इनिशियल स्टेट जो है वो 001 बन जाती है फॉर एग्जांपल। फिर हम कहते हैं कि जी उसकी करंट स्टेट जो है वो 001 है और जब उसके ऊपर x इज इक्वल टू 0 आता है तो उसकी जो स्टेट है ना वो 010 बन जाती है। समझ आई बात की या नहीं आई जी?
नहीं, लॉजिक बाद की बात है। पहले आप ये देखें कि आप सीक्वेंशियल सर्किट को स्पेसिफाई करना या बनाना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आ गई ना। अब हम एक टेबल जो है ना वो इसका सीख लेते हैं, उसकी लॉजिक हम सीख लेते हैं। समझ आ रही? तो इसकी जो लॉजिक, मैं जो आपके सामने अब टेबल लिख रहा हूँ ना, इसकी लॉजिक ये है कि हम हर एक एंट्री के ऊपर जो है ना वो प्रीवियस स्टेट के अंदर एक ऐड कर रहे हैं। समझ आ रही है? ये देखो, ये 0 0 था, इसमें 1 को ऐड किया, ये 0 0 1 हो गया। 0 0 1 में 1 बाइनरी ऐड किया, 0 1 0 हो गया। 0 1 0 में बाइनरी ऐड किया तो ये 0 1 1 हो गया। समझ आ रही है? बस ये बात ज़हन में रखनी है कि वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। बस इस बात को ज़हन में रखना है, ठीक है ना? मसलन हम ये नहीं कह सकते कि 0 0 1 के ऊपर जब उसकी x 0 आएगा, यानी x उसे 0 मिलेगा, ठीक है, तो उसकी स्टेट जो है ना वो हम ये नहीं कह सकते 0 0 1। अगर हम ये कह देंगे तो ये गलत है। समझ आ रही है ना? अगर हम ये लिख देंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये देखो, ये तो हम पीछे देकर आए हैं कि इस स्टेट के ऊपर अगर 0 आएगा तो ये 0 0 1 होगा, इस स्टेट के ऊपर जब 0 आएगा तो ये दोबारा तो नेक्स्ट स्टेट इसकी डिफरेंट होगी। तो इसकी लॉजिक जो हमने बनाई है ना वो ये बना लेते हैं हम। एक टेबल जो है ना वो इसका सीख लेते हैं, जैसे उसने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखें, पेपर में सवाल आया कि एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्टेट टेबल विद हेल्प ऑफ ए टेबल ऑफ एनी सर्किट स्पेशल। कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट लें और उसका जो नेक्स्ट स्टेट टेबल है ना उसकी कोई एक एग्जांपल दे दें। तो सिंपल उसने ये देखें, यहाँ पे ये 3 जीरोज ली हैं प्रेजेंट स्टेज के बाद, और उसके बाद उसने उसकी नेक्स्ट जो है ना वो देनी शुरू कर दी हैं। और ये उसने 8 बिट होता है चूंकि, तो इस 3 बिट है, तो इसलिए जो है ना उसने 8 तक जो है ना वो इजीली हमारे पास बन गया कि जब वो 111 पे आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। लॉजिक इसकी यही है कि ये 0 0 था तो इसमें 1 ऐड कर दिया, फिर ये सारा 1 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और यहाँ पे भी जो है ना वो उसके बाद जब 111 हो गया तो ये उसके बाद 000 हो जाएगा। यानी एक्चुअली तो इसके अंदर भी 1 ही यूज हुआ है, 1 ऐड हुआ है, तो लेकिन वो 1000 बन गया, तो वो 1 लेफ्ट वाला हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो हमारे पास 000 आ गया ये। यानी वो 1 कैरी में चला जाता है ना 3 बिट होने की वजह से। कि आपके पास स्टेट ए है और आपने कहा कि इफ एक्स देन एच एल्स बी। ठीक है, अगर बी है तो इफ एक्स देन एक्स एल्स सी। ये देखें किसी भी जगह पे ये सेम नहीं आ रहा, यानी इफ एल्स के जरिए भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्टेट ए के ऊपर है तो ये इस तरह मूव करेगा, बी के ऊपर है तो इस तरह मूव करेगा। कोई भी स्टेट्स आपने आगे जो है ना वो स्पेसिफाई की हुई हैं स्टेट बी के ऊपर। अच्छा, तीसरा। जी 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 जी। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक नहीं समझनी, ये मैं तुम्हें एंड पे समझाऊंगा। ठीक है, ये एक खास किस्म की लॉजिक है, ये मैं तुम्हें आखिर पे समझाऊंगा कि ये क्या है। फिलहाल तुमने यही समझना है, फिलहाल तुमने यही समझना है कि ये बाइनरी एडिशन हो रहा है। असल में ये 0 से लेकर 7 तक के बाइनरी कोड हैं। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं आपने पढ़ा, ये वो है। जब आप 3 बिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो इनपुट होती हैं या आउटपुट होती हैं वो 2 raised to the power 3 होती हैं एक 3 बिट सिस्टम में। और वो कितना बनता है? 8 बनता है। और 8 से मुराद होता है 0 से लेकर 7 तक। तो जब आप 0 को 3 बिट में लिखोगे ना तो ये इस तरह लिखा जाएगा। जब 1 को करोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब 2 को करोगे तो ये ऐसे। ठीक है, ये गिनती है सिंपल, ये 1 ऐड हो रहा है। ठीक हो गया, और ये 7 तक लिखा गया। ये इक्विवेलेंट 0 है, ये इक्विवेलेंट 1 2, ये बाइनरी इक्विवेलेंट लिखे गए इनके। समझ आ रही है? और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यही लिखी हुई है। समझ आ गई? जब आपने ट्रूथ टेबल बनाना होता है 0 से लेकर 7 तक, या 0 से लेकर 10 तक, या 0 से लेकर 16 तक,
समझ आ रही है? ये पीछे हम जब पीछे ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये एक लॉजिक तो ये ना 1 1 1 1 ऐड करते जाओ, ठीक है। इस टेबल अगर आप 0 से 7 तक ही गिनती लिखना चाहते हैं, 0 से 7 तक टेबल बनाना चाहते हैं बाइनरी का, तो उसकी जो सादा तरीन लॉजिक है वो यही है, ये वाली 4 0 लगा दो और 4 1 लगा दो। ये देखना आप, ये 8 है ना वैल्यूज, ये 4 1 लग गए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करो, उसके बाद आगे 2 0 2 1, ठीक है, फिर 2 0 और फिर 2 1, और उससे आगे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये वही वैल्यू बनेगी जो ऊपर है। समझ आई बात की या नहीं? ये लेकिन हमने इसको, इसकी लॉजिक इसकी क्या है कि ये एक ऐड हो रहा है, ये तो सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने की एक लॉजिक है आसान तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरीका ये हो गया स्टेट को डिफाइन करने का सीक्वेंशियल सर्किट के। एक तरीका आपके पास ये आ गया एबल के ज़रिए, इफ एल्स के ज़रिए, और एक तरीका आपके पास ये गो टू वाला आ गया। आपने लिख दिया स्टेट ए पे है तो गो टू बी चले जाओ, बी पे है तो सी में चले जाओ। ये एक दूसरे से आगे ही है ना, स्टेज ए बी सी, ए के बाद उसने बी पे जाना है, बी के बाद हम यही तो बता रहे हैं कि करंट स्टेट उसकी ये है, और जैसे इनपुट मिले बी पे चले जाओ, तो हम स्पेसिफाई तो कर रहे हैं ना उसको। तो इसी तरह जब आप इस तरह ये इन तीनों तरीकों की मदद से आप जो है वो किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को स्पेसिफाई कर सकते हैं।